क्या परेशान चाहिए हमारे भी तो बच्चे छन भाई है, हमारे बच्चे भी बाहर हैं और ये तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी आए तो यहाँ पे हमारा घर अकेले में है तो अकेले में है तो कोई हर आदमी ये चाहता है कि चलो हमें यहाँ पे कोई अगर पानी पिए तो हमारे लिए उतना ही बहुत है, पानी पिए जो हमसे यही हो सकता है, बाकी तो हम जरा बूढ़े आदमी हैं कर नहीं सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हिमालय चारधाम यात्रा में आपका स्वागत है। सुबह के करीब 8 बज गए हैं। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था कि कहाँ रात को रुकेंगे। जब पिछली बार हम चल रहे थे तो 2 जगह हमने पूछा, थक गए थे, शाम हो गई थी, तो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों, एक अजनबी है, कहीं चोर तो नहीं। एक आदमी तो मुझे मिले, उन्होंने ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पैदल हरिद्वार से चलकर केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहा हूँ। मैंने उनको विश्वास दिलाया, उनको अपना परिचय भी दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और ये भी कहा कि यहाँ आसपास कोई रुकने भी नहीं देगा। फिर आगे बढ़ा, रामपुर चट्टी तक पहुँचना था, तो रामपुर चट्टी जैसे ही पहुँचा, पहला मकान। और ऐसे लोग शायद यात्रा में मुझे और भी मिलेंगे। उनके घर रुका, रात्रि में उनके घर भोजन किया और मिलाता हूँ उस परिवार से, उस शख्स से, उस महिला से जिन्होंने एक आवाज़ पर तुरंत बाहर आए और हमें आश्रय दिया। तो ऐसे लोग हिमालय में बहुत हैं और इसीलिए हिमालय को देवभूमि कहा। तो आज सफ़र रामपुर चट्टी से, जो इस पूरी अलकनंदा घाटी का सबसे बड़ा टाउन है, ऐतिहासिक नगर श्रीनगर की तरफ होगा। बीच में कई कहानियाँ आपको हम बताएंगे, किस तरीके से रेल प्रोजेक्ट के कारण जो गांव हैं उनमें नई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का जो पैदल मार्ग है उसकी हम रामपुर चट्टी में हैं। एक प्रसिद्ध चट्टी थी जो टाउन था, कैपिटल थी राजाओं के समय श्रीनगर की, उससे पहले की। और जब मैं रात को भटक रहा था कि कहाँ रुकूंगा, किस जगह मुझे आसरा मिलेगा, तब ऐसे में जो खंडूडी परिवार हैं उनसे मुलाकात हुई और एक ही बार में, जैसे मैंने बोला, उन्होंने अपने घर में रात्रि विश्राम कराया। तो सुशीला जी हैं और ठीक ऐसे ही हैं जैसे मेरी माँ है। मेरी माँ का नाम भी सुशीला देवी है और उनका भी नाम सुशीला दी। तो सबसे पहले हाथ जोड़ी की आपको धन्यवाद की। धन्यवाद। क्या परेशान चाहिए हमारे भी तो बच्चे छन भाई है, हमारे बच्चे भी बाहर हैं और ये तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी आए तो यहाँ पे हमारा घर अकेले में है तो अकेले में है तो कोई हर आदमी ये चाहता है कि चलो हमें यहाँ पे कोई अगर पानी पिए तो हमारे लिए उतना ही बहुत है, पानी पिए जो हमसे यही हो सकता है, बाकी तो हम जरा बूढ़े आदमी हैं कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बुजुर्ग छो, एक अनजान लड़का आणुचा कद के लोग तो मिल 2-3 जगह पिछने भी पूछना और उन्होंने आने नहीं दिया। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, यहाँ रहने की जगह नहीं है, आगे चले जाना। अरे भाई, हमारा भाग्य तो कोई नहीं ले जाएगा। जो ले जाएगा तो अपने भाग्य का ले जाएगा, हमारे भाग्य को कोई नहीं ले जाएगा। वैसे हमें डर नहीं लगती है, डर उसको लगती है जो बुरा काम करता है, बुरे काम में इन्वॉल्व होता है। हमें तो कोई डर नहीं लगती है। अकेला घर है लेकिन सब लोग आते हैं यहाँ पे। अब सुशीला जी के विचारों से ही पता चलता है कि इस परिवार ने जो सालों से जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ यात्री आ रहे थे उनकी कितनी सेवा की होगी। दरअसल रामपुर चट्टी में पहला मकान जब हम ऋषिकेश की तरफ से आते हैं
तो अंग्रेज़ों के बनाए पुल के पास ही उनका मकान है, पैतृक मकान। वहीं पर दोनों बुजुर्ग जो हैं वो रहते हैं। और जब यहाँ पर यात्रा पैदल चलती थी तो साधु महात्मा और जितने भी तीर्थयात्री थे उनकी सेवा भाव करते थे। ये बातचीत हम जब रात को कर रहे थे तो तमाम बातें जो हैं वो ताई जी ने बताई थी। यही था? हाँ जी। कितनी सेवा, मतलब कितनी सेवा? अरे सेवा तो हम क्या कर सकते हैं। देखो अब वैसे हमारी गाय भैंस भी रहती थी, बच्चे थे, 7 में हमारी लड़कियां हैं। अब देखो 7 लड़कियां, इस ज़माने में तो ये एक लड़की बोल रहे हैं कि ये एक लड़की में ना हो, तो 7 लड़कियां थी, फिर वो भी छोटे छोटे। अब कोई स्कूल जा रहा है, कोई कहीं कोई कहीं, तो इसमें जो हमसे हो सकता था हम वही करते थे। नहीं तो किसी को थोड़ा चावल दाल वगैरह दे दी, जो मिर्च वगैरह, और जो भी दिया तो वो खिचड़ी बना लेते थे। कई 2-4 मूर्तियाँ ऐसी होती थी कि जो बना नहीं सकते थे, वो बोलते थे बाबा आप जब भी चाहो तब बनाओ, लेकिन हमको बना हुआ देना। क्या चहल पहल बहुत थी? हाँ, बहुत चहल पहल। क्या यहाँ तो सारा बिल्कुल ऐसा रहता है। यहाँ चूल्हे बनाते थे, इधर यहाँ आम के पेड़ के नीचे, उधर सारा बहुत बहुत चहल पहल थी यहाँ। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का जो पुराना पैदल मार्ग है उसमें हम हैं, और रामपुर चट्टी में जो टनल है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, उसको वहाँ से टनल बाहर निकल के सीधे मलेथा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या स्थिति है इस गांव में वो खुद हम जानेंगे सुशीला खंडूडी से। सुशीला जी, क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का और कितनी दिक्कतें आ रही हैं? हमारे यहाँ तो सारे दरारें पड़ रखी हैं, और अंदर वैसे टूट भी गया है कुछ, नीचे वाला हिस्सा कुछ टूट रखा है। सारी वहाँ बलियाँ थी वो भी टूट गई हैं हमारी। तो यहाँ तो कोई आया नहीं है, रेलवे वाले कोई नहीं आए। जो गदेरा है ये तो पूरा खराब हो गया। ये गदेरा, ये हमारे मतलब वो थे, बागवानी थी यहाँ, बगीचा था, वहाँ पेड़ पौधे अभी भी माल्टे हैं, नींबू है, लेकिन वहाँ सारे ये टनल यहाँ का रेलवे का सारा पानी आ रहा है तो वो सारे सीमेंट हो गया। पहले तो बहुत डाउन था, अब बहुत ऊपर आ गया। तो गदेरा तो इस तरफ था, लेकिन अब हमारे उसमें आ गया जहाँ हमारे खेत थे। तो जब ये टनल बन रही थी 2 साल पहले काम शुरू हुआ, तो क्या ब्लास्टिंग करी? हाँ, ब्लास्टिंग तो आवाज़ आती थी? हाँ, आवाज़ क्या, यहाँ तो अंदर मतलब बिल्कुल अंधेरा आ जाता था। फिर हम बाहर निकल जाते थे जब यहाँ ब्लास्टिंग होती थी। तो अब थोड़ा आगे चले गए, लेकिन अभी भी काफ़ी आवाज़ आती है अंदर कमरों में। कितने परिवार हैं रामपुर में? यहाँ इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 5-6 परिवार हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ। असल में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुभाष पंत, उनका एक नॉवेल है पहाड़ चोर। पहाड़ चोर का जो आधार है वो है जब लाइमस्टोन की खदानें मसूरी और देहरादून के आसपास की तमाम पहाड़ियों में काम चल रहा था। उन्होंने उसी एक गांव की जो मसूरी के आसपास की थी उसको आधार बनाया और दिखाया कि किस तरीके से कंपनी जब वहां पहुंची, पहले गांव में एकता थी, उनके प्राकृतिक संसाधन सब सुरक्षित थे, गांव में खुशहाली थी, खेती बाड़ी थी। लेकिन जैसे ही कंपनी वहां लाइमस्टोन में आती है, लोगों को अच्छे सपने दिए जाते हैं कि लाइमस्टोन की खदानों से उनको फ़ायदा होगा, उनके इलाके में रोड आएगी, बिजली आएगी। वो सब भी होता रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव की जो सामाजिक एकता थी वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होती गई। लोग टीबी के मरीज़ बनने लग गए। कुछ ऐसी कहानियाँ उत्तराखंड के जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन टनल में ना हो, यही उम्मीद कर सकते हैं। और टनल के बनने के बाद जब रेल चलेगी तो उम्मीदें अच्छी हों, आसान्वित हों कि युवाओं को रोज़गार मिले, इसी में हम कह सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से श्रीनगर की तरफ, और रेल लाइन का जो काम है वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो टनल का काम है वो पूरा हो जाए और रेल इस पर दौड़े। लेकिन क्या रेल दौड़ने के बाद क्या स्थितियां ऐसी रहेंगी, पता नहीं है। भविष्य में क्या मुश्किलें आने वाली हैं ये तो बाबा बद्री केदार ही जानते होंगे। ये चलो समझ वाले
केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है एक साइकिल खड़ा वाटर बन है। चलो आगे जाओ। आपका अरे ये कोई बात नहीं रहेंगे। चलो आप कविता भेजते रहना मुझे, आप अपनी कविताएं मुझे भेजते रहना। वो तो बोलो ना। आप मेरे साथ इस समय मलेथा गांव के ठीक सामने अलकनंदा नदी के पार खड़े हैं। दरअसल मलेथा उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है। इस गांव को इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहीं से ट्रेन गुजर रही है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, और यहाँ पर एक बड़ा जो स्टेशन है वो बनेगा। इसके बाद कीर्तिनगर, और कीर्तिनगर के बाद श्रीनगर पड़ता है। इस गांव की कहानी बहुत रोमांचक है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इस गांव का नाम है। और इस गांव के जो वीर भड़ थे माधो सिंह भंडारी, कहते हैं कि तिब्बत के लड़ाके थे छापा मार, वो ऊपर के जो भोट प्रदेश से लगा हुआ नीति माणा के इलाके हैं वहाँ पर लगातार लूटपाट करते रहते थे। तो राजा ने माधो सिंह भंडारी जो सेनापति थे उस समय, ये 16वीं शताब्दी की बात होगी, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने तिब्बत के लासा तक जो है वो आक्रमण किया, उसको जीत लिया। और उसी समय मंगसीर की दिवाली का समय था, वो नहीं आए तो लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। लेकिन जब वो 1 महीने बाद आए तो फिर धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इसीलिए गढ़वाल में 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है, यानी जो मंगसीर की दिवाली है। अब ये जो पूरा लैंड आप देख रहे हैं, ये इनके खेत हरे भरे खेतों में है। कुछ बच गया है, 50% तो चला गया है रेल प्रोजेक्ट में। और इसके गांव में जब नहर का सिंचाई का साधन नहीं था तो माधो सिंह भंडारी के सपने में भगवती आई और कहा कि जब तक अपने बेटे की बलि नहीं दोगे पानी जो नहीं आएगा। पानी इसके पीछे से एक गाड़ बहती है, उस गाड़ के नीचे से सुरंग बनाई गई पीछे से, पहाड़ के पीछे से। और चूँकि गाड़ जहाँ पर है वो गहराई में है और गांव के खेत जो हैं वो ऊंचाई में हैं, लेकिन फिर भी वो चमत्कार है कि पानी गाड़ से सीधे खेतों की तरफ आया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद ये पूरा नज़ारा है, चारों तरफ रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अब बात रेल प्रोजेक्ट पर आते हैं। ये भारत का एक नायाब अजूबा ही होगा कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल लाइन बन रही है और आगे 5-6 सालों में बनेगी। करीब 40 से 45% इसमें काम हो गया है। टनल 96 किलोमीटर ये टनल में जाएगी और जितने भी सिक्योरिटी मानक हैं वो इसमें अपनाए जा रहे हैं। जो कंपनी का कहना है, जो रेल विकास निगम है, कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है टनल बनाने में वो प्रयोग किया जा रहा है। वो भविष्य के बाद है कि कितनी सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसका काम 1884 के समय से ही अंग्रेज़ों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी लगातार मांग उठती रही कि इसके से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बनाई जाए। उसके बाद धीरे धीरे 2011 में इसका सर्वे हुआ और उसके बाद जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट आई, तो इसमें युद्ध स्तर पर पैसों का अलॉटमेंट हुआ और काम शुरू हो गया।
अब 2029 तक 28 तक इसमें रेल दौड़ेगी, तो उन तमाम पहाड़ वासियों के लिए एक सपना होगा कि पहाड़ में रेल दौड़ रही है। एक तरीके से कहें तो आज़ादी के बाद एक उत्तराखंड के लिए एक स्वर्णिम सपना होगा कि ऋषिकेश में छुक छुक करते हुए यात्री जो हैं वो बद्री केदार की यात्रा कर पाएंगे। लेकिन यात्रा की रफ्तार जितनी बढ़ेगी उसका असर धीरे धीरे जो गांव हैं, जो खेत खलियान हैं, उन पर भी पड़ रहा है। दूसरे अर्थों में कहें तो जितनी तेज़ी से विकास होता है उतनी ही मुश्किल फिर पहाड़ और उसकी चुनौतियां भी होती हैं। देखो यहाँ पर जहाँ पर बिल्व केदार है, दरअसल ये इस जगह पर भगवान शंकर भील के रूप में रहते थे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो, एक वीडियो है जिसमें हमने उत्तराखंड की जो जातियाँ हैं उस पर हमने डिटेल से स्टोरी बनाई कि आखिर कहाँ से आई, तो महाभारत काल के समय ये जो पूरा गढ़वाल और कुमाऊँ है, यहाँ पर भील, किरात, खस, नाग, गंधर्व ये जातियाँ रहा करती थी और यही यहाँ की मूल जातियाँ हैं। और महाभारत काल में भी यहाँ जो राजा वास करते थे उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव दोनों तरफ से युद्ध लड़ा था। तो भील के रूप में यहाँ पर भगवान शंकर रहते थे। इसी फिर वो अपभ्रंश हुआ, बिल्व केदार, भील का बिल्व केदार बन गया। यहाँ पर जो पौड़ी है, पौड़ी के आसपास के जो तमाम कैचमेंट इलाके हैं वहाँ से खंडा नदी आती है जो अलकनंदा में मिल जाती है। अब थोड़ा सा नदियों की बात कर ली जाए। उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी प्रवाह तंत्र है और अलकनंदा प्रवाह तंत्र है। अगर हमें गंगा नदी को बचाना है तो पहले हमें अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को बचाना होगा। और अगर अलकनंदा नदी को बचाना है तो उसके जो छोटे छोटी गाढ़ गदेरे हैं उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, जहाँ से इन दोनों नदियों का कैचमेंट है। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं तो सभी जानते हैं, और एक न एक दिन ग्लेशियरों ने ख़त्म होना है। और वहाँ पर जिस तरीके से आगे ट्री लाइन बढ़ रही है वहाँ पर बुग्याल होंगे, जंगल होंगे, लेकिन गंगा नदी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसके पीछे वजह ये है कि जो जंगलों का, बुग्यालों का पानी है वो लगातार गंगा नदी का कैचमेंट है और वो सदा नीरा हमेशा रहेगी जब तक ये धरती रहेगी। तो इसलिए हमें उन इलाकों पर फोकस करना है जिन इलाकों से गंगा नदी और उसकी बाद फिर भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, नंदाकिनी, भिलंगना, इन सब का कैचमेंट जुड़ा हुआ है, यानी छोटे छोटे गाढ़ गदेरे। आप कीर्तिनगर पुल पर खड़े हैं जो बिल्व केदार से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामपुर चट्टी से पहली जो चट्टी है वो बिल्व केदारी थी और यहाँ से बिल्व केदार से करीब 4.5 किलोमीटर श्रीनगर पड़ता है। 1950 के आसपास जब राहुल सांकृत्यायन ने अपनी हिमालय यात्रा की थी यानी बद्री केदार की, तो उस समय यहाँ पर एक झूला पुल था, यानी बड़ा पुल, मोटर पुल नहीं बना था। जो बना था 1948 में, 1959 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बनाया था। और जो बड़ा पुल है वो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और इसी के आसपास कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर बसाया था। यहाँ से पुल पार किया जाता था और पुल पार करने के बाद स्थानीय लोग जो थे, जो भी तीर्थयात्री थे, उनका जो भाड़ा, जो उनका सामान हुआ करता था वो श्रीनगर तक, यानी यहाँ से 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर
वो सामान पहुंचाते थे और वहां से फिर मोटर बस में बैठकर यात्री गुप्तकाशी तक और जोशीमठ तक, यानी 1950 के आसपास जोशीमठ और गुप्तकाशी तक मोटर मार्ग पहुंच चुका था और उसके आगे फिर पैदल सफ़र शुरू किया जाता था। ये इलाका बहुत गर्म है और चारों तरफ निर्माण कार्य हुआ है। श्रीनगर कई बार उजड़ा, कई बार बसा, तो इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट और आसपास जो जंगल हैं वो बहुत कम है। श्रीनगर के ठीक सामने कीर्तिनगर जो रानी हाट है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेगा और ये पुल बन रहा है। इस पुल से सीधे श्रीनगर जाएगी ट्रेन और फिर वहाँ से फिर से सुरंग में। जब मैं श्रीनगर में पढ़ता था तब कीर्तिनगर से श्रीनगर जाने के लिए केवल एक झूला पुल था या फिर कीर्तिनगर पर पुल थे। दरअसल कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल की एक तहसील है और श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल की एक तहसील है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए झूला पुल था। जो झूला पुल ठीक मेरी राइट साइड है। यहाँ पर ये मोटरेबल पुल बन गया है। इसके ठीक बगल में रेल का पुल बन रहा है और नीचे अलकनंदा नदी में जब पानी का उफान आता है तब तेज़ी से इसमें बहाव बढ़ जाता है। खनन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। दरअसल श्रीनगर का इतिहास बहुत ही डरावना रहा है। 1893 में जब गौड़ा ताल में झील बनी थी और वो फटी तो पूरा श्रीनगर तबाह हो गया 1994 में। और उस समय एक अंग्रेज इंजीनियर ने उस पूरे झील की निगरानी की और कहते हैं कि ठीक एक साल बाद यानी अगस्त के महीने में झील बनी थी और फिर 1994 में वो झील टूटी तो पूरा श्रीनगर शहर जो पुराना था वो बह गया। नदी जो थी वो ठीक जहाँ पर मैं हूँ उसके आगे इस तरफ बहा करती थी और नीचे पूरा पुराना बाज़ार था, पुराने टिहरी राजा के महल थे और भी बहुत कुछ था। श्रीनगर केदार और जो बद्रीनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी जो ऋषिकेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर यही है, यात्रा की नज़र से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी। चूँकि ये राजधानी रही राजाओं की तो उसकी वजह से भी यहाँ पर पूरा जो आसपास के तहें रुद्रप्रयाग हो या फिर टिहरी हो, चमोली हो, पौड़ी हो, सभी व्यापारिक गतिविधियाँ यहीं से संचालित होती थी। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्हें ये जो श्रीनगर था वो रास नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत गर्म होता था, तो इसलिए फिर उन्होंने पौड़ी का विकास किया और धीरे धीरे असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ बैठने लग गए। जब अल्मोड़ा में था गढ़वाल और उसके बाद फिर जब गढ़वाल अलग हो गया कुमाऊं से तो पूरा जो गढ़वाल कमिश्नरी वहाँ पर स्थापित हो गई और इस तरीके से श्रीनगर की जो रौनक थी वो धीरे धीरे कम हो गई। ख़ास तौर पे गौड़ा ताल फटने के बाद इस पूरे शहर की, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक नगरी थी, यहाँ पर चित्रकारी बहुत फेमस थी, मंदिर बहुत है यहाँ पे, कुछ मंदिर अभी भी अवशेष हैं। बड़ा होकर क्या बनेगा?
बताओ कि क्या बन इंडियन आर्मी। अच्छा बन जाएगा तो बन जाएगा। तो अभी कौन सी क्लास में हो? नाम क्या है? इन्हें बनेगा फौजी है। बंदूक कैसे चलाएगा? टॉफी खाएगा? ताकत चाहिए ना टॉफी खाने के लिए। टॉफी खाएगा तो दाने कीड़े भी लगते हैं। अब कुल्ला करना है खाने के बाद। अब मैं चलूँ फिर। आप आए कहाँ से हो वैसे? मैं आया हूँ हरिद्वार से। शूटिंग बनाने? हाँ शूटिंग बनाने आया हूँ। मंदिर की शूटिंग बनाई ना मैंने। अभी तक कहाँ तक की बना ली है? यहाँ तक की बना ली, हरिद्वार से यहाँ तक की। आप श्रीनगर के ऐतिहासिक और पौराणिक कमलेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। दरअसल मंदिरों का एक अपना इतिहास रहा है और राजा के समय से जब मंदिरों को गूठ गांव दिए जाते थे, राजा कई गांवों को अर्पित करता था मंदिर के लिए। ऐसा ही बद्री केदार में है, ऐसा ही कमलेश्वर है, ऐसा ही भरत मंदिर है। जो भी बड़े मंदिर हैं उनको किसी मंदिर को 100 गांव, किसी को 200 गांव, और उन गूठ गांव का जो राशन होता था, जो चढ़ावा होता था, उसी से मंदिर की व्यवस्था चलती थी। ऐसा ही बद्री केदार में भी है। कमलेश्वर चूँकि प्राचीन मंदिर है, सतयुग का मंदिर है, तो इसकी जो इसका पूरा एरिया रहा होगा, जो राजा की तरफ से ज़मीन आवंटित की गई होगी या दान में दी गई हो, बहुत बड़ा रहा होगा। और जब 1894 की जब बाढ़ आई तो सब कुछ बह गया। राजा का महल, जो उस समय के मंदिर थे, सब कुछ। और यहाँ नंदी भगवान को छूकर अलकनंदा आगे बढ़ी, यानी ये जो प्राचीन मंदिर है ये केवल बाकी रह गया। इस गांव में भी जो गूठ गांव है, अब तो किसी भी मंदिर में जो गूठ गांव के चढ़ावे हैं वो नहीं आते हैं चढ़ावा उनकी तरफ से। दूसरा गांव होते थे सदावर्त। सदावर्त गांव वो होते थे जिनके चढ़ावे से भक्तों को, यात्रियों को भोजन की व्यवस्था की जाती थी। उसकी भी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। अब पैदल रास्ते की बात करते हैं। ये जो मंदिर है, इसी मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा आगे की तरफ से रास्ता गुजरता था। यात्री भजन कीर्तन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे और इस मंदिर में रुकते थे। ये उनका पड़ाव होता था, क्योंकि यहाँ जो मंदिर है ये ठीक रामपुर चट्टी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 10 से 12 किलोमीटर। और इसके बाद फिर आगे की तरफ जो पैदल मार्ग है वो नेशनल हाईवे जो इस समय चल रहा है उसी से आगे बढ़ता है। तो उसकी जानकारी हम आगे आपको विस्तार से देंगे। जी, ये स्वयंभूलिंग है और एक समय देवासुर संग्राम जब हुआ था तो देवताओं की हार होने लग गई थी। सारे देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए कि हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु जी ने बोला पहले भगवान शिव का पूजन करता हूँ तब जाके हर कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान शिव के सहस्त्र नाम होते हैं, तो सहस्त्र कमल के पुष्प लेके यहाँ पे भगवान शिव का पूजन करा और उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र मिला, इसलिए इन्हें कमलेश्वर महादेव का नाम दिया गया। और इसके अलावा जो है त्रेता में रामचंद्र जी ने भी यहाँ पे ब्रह्मत्या के पाप से मुक्ति के लिए 108 कमल के पुष्प चढ़ाए। जब रावण का और इनका युद्ध हुआ था रामचंद्र जी का, तो उसकी ब्रह्मत्या का पाप लग गया था, तो अपने गुरु की आज्ञा से बद्री केदारनाथ यात्रा गए वो। तो पहले जो यात्रा होती थी वो नदी किनारे किनारे होती थी, तो नदी के रास्ते रास्ते जो है यहीं पे बगल में हमारे अलकनंदा जी बहती हैं और भगवान रामचंद्र जी ने कमलेश्वर में आके 108 कमल का पुष्प 1 महीने तक शिवार्पण करे, तब ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त हुए। तो त्रेता में भगवान रामचंद्र जी भी यहाँ पे आए, द्वापर में भगवान कृष्ण जी ने भी यहाँ पे खड़े दीपक का व्रत करा और जामवंती कहने पे और उनको सांब नामक पुत्र हुआ। और हर वर्ष कलयुग में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को यहाँ पे जिनके संतान नहीं होती उनको संतान का वरदान देते हैं। और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की पूरी रात्रि को जो है निसंतान दंपत्ति यहाँ पे खड़ा दीपक का व्रत रखते हैं और उनको संतान होती है, ऐसी मान्यता है। 4 की 4 कथाएं हैं यहाँ पे। सतयुग में भगवान विष्णु जी ने पूजा करी, त्रेता में रामचंद्र जी ने, द्वापर में भगवान कृष्ण जी ने और कलयुग में जनमानस जो हम लोग हैं जिनको भी यहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है संतान की, वह पूजा करता है। जी, जो दस्तावेजों में बताया गया है वहाँ तो जो है और ताम्र पात्रों में जो बताया गया है, श्रीनगर की बात करते हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर की, तो यहाँ 64 गांव की गूंठ थी जो उत्तराखंड के 5 जिलों में थी।
देहरादून हो गया, आपका चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी हो गया और आपका टिहरी हो गया। तो पांचों जिलों में कमलेश्वर मंदिर के खुद गूंठ गांव थे, जो कि सरकारों ने जो है हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र मंदिरों में वो भूमि जो है सभी लोगों के नाम पे चढ़ा दी गई, और जिससे कि आज मंदिर का जो विकास होना था, जो धर्म का विकास होना था, वह सब साधनों की कमी से कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास की जमीन थी। यहाँ समस्त सारी मंदिर की भूमि है, मतलब आधा श्रीनगर इसी की भूमि में है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब जो है अतिक्रमण कर दिया गया है और आज मंदिर सिर्फ मंदिर के अंदर यहीं तक सिमट गया है। और पूर्व में तो जो है सारा ये जितना भी यहाँ का क्षेत्र है ये सब कमलेश्वर मंदिर की ही गूंठ का है। जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले पूरा ऊपर जो बस स्टैंड था पूरा जंगल था। मेन रोड ये गणेश बाजार से जाती थी बद्रीनाथ के लिए सीधा ऊपर, ठीक है। ये मेन बाजार पहले ये हुआ करता था गणेश बाजार। गणेश बाजार से अब वो है गोला बाजार। गोला बाजार से तो पूरा, अब तो इतना डेवलपमेंट हो गया है श्रीनगर के अंदर। अगर किसी ने 10 साल 15 साल पहले भी देखोगे तो चौंक जाएगा कि श्रीनगर है ये कौन सा शहर है। कारण ये कि मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल। अच्छा फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो यूनिवर्सिटी है वो सेंटर की मतलब उसमें आ गई है, उससे भी बहुत मतलब वो है। NIT है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल बना है, बहुत बढ़िया बना है ये अपना। छोटे तब हॉस्पिटल क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था साहब, हॉस्पिटल भी नहीं था, कुछ था छोटा था, पर बहुत छोटा था। 3 सेट था सुविधा थी। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। डॉक्टर गिरोला है, गोदिया वो है, गोठियाल जी है, डॉक्टर आपका गोयल है। तो आपने यहीं पढ़ाई की होगी? हाँ, हमने यहीं पढ़ाई है, हमारे बच्चे यहीं पढ़े हैं। अब हमारे नाती पोते भी यहीं पढ़ रहे हैं।